हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये आपकी सेकंड वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसमें हम यूनिट 2 कवर करेंगे, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पॉवर्टी डिटर्मिनेशन? कौन सा एक टूल है जिससे हम पॉवर्टी मेजर कर सकते हैं? हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, बिलो पॉवर्टी लाइन और सेन इंडेक्स। तो आपका आंसर होगा पॉवर्टी गैप इंडेक्स। विच कैटेगरी इंक्लूड्स ऑलवेज पुअर एंड क्रॉनिक पुअर? ऐसी कौन सी कैटेगरी होती है पुअर लोगों की, जिसमें लोग ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही पुअर रहते हैं या फिर एक लंबे टाइम तक पुअर रहते हैं? चर्निंग पुअर, सीजनल पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और क्रॉनिकली पुअर। तो आपका आंसर होगा क्रॉनिकली पुअर। मिनिमम कैलोरी इनटेक फॉर पीपल इन रूरल एरिया इज? सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड आपको ये नंबर याद रखना है। तो ऑप्शंस हैं 2400 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज, 2200 कैलोरीज और नन ऑफ द अबव। तो द मिनिमम कैलोरी इनटेक फॉर पीपल इन रूरल एरियाज should be 2400 calories. Next, National Food for Work program was launched in November 2004, December 2003, November 2022 and December 2005. तो पॉवर्टी चैप्टर में ना ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब लॉन्च हुए, इनका मेन एम क्या था, तो इससे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं और कुछ हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसका आंसर होगा नवंबर 2004 में NFWP लॉन्च किया गया था। Which of the following is an action adopted under the provision of minimum basic amenities to people? Prime Minister's रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना में लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही थी। नेक्स्ट, नाउ assertion reason question. Assertion: poverty and illiteracy go hand in hand. Reason: due to poor living conditions and lack of resources, parents are unable to send their children to school. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और दोनों में कनेक्शन भी है कि लोग पुअर होते हैं, इसलिए वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, इस वजह से इलिटरेसी प्रेवलेंट होती है। तो both A and R are true and R is the correct explanation for A. Swan Jayanti Sarvozgar Yojana aims at creating dash opportunities in urban areas: livelihood, housing, pension, self-employment. Swan Jayanti Swarozgar Yojana provides self-employment opportunities in rural urban areas. So, Swan Jayanti Swarozgar Yojana aims at creating self-employment opportunities in urban areas. Next, the stock of skill and expertise of nation at a point of time is called human capital, human development, human formation और physical capital. तो इसमें बेसिकली आपसे चैप्टर नंबर 5 का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन बता रहे हैं। द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन लेवल? ऐसा कौन सा टूल है जिससे हम एजुकेशन को मेजर नहीं कर सकते? बेसिकली ऐसे टूल का जिसका एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एनरोलमेंट रेट, टीचर प्यूपल रेशियो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो ऑप्शन डी, life expectancy is not connected to the education levels. Next, which of the following institutes come under the health sector? NCERT, UGC, ASITE और ICMR. तो health sector के अंडर हमारा ICMR आता है, ऑप्शन डी। इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर: इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट और नन ऑफ द अबव। सो वेरी क्लियर कि आंसर होगा हमारा लिटरेसी रेट। अगर लिटरेसी रेट हाई है मतलब एजुकेशन सेक्टर प्रॉस्पेरस है, लेकिन अगर लिटरेसी रेट लो है मतलब एजुकेशन सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एक्ट? 2007, 2008, 2009, 2000। तो आपका आंसर होगा 2009। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन: इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों चीजों में ही अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करेंगे, तो एक तरह से इंडिया की डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट होगा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which level of education takes a major share of education expenditure in India? Elementary, secondary, tertiary और higher education। तो आपका आंसर होगा elementary education। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा
रिसोर्सेज या मनी खर्चा होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एजुकेशन, सेविंग, हेल्थ, इंफॉर्मेशन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेविंग। सेविंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ब्रेन ड्रेन, राइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिक पूछ रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ प्रॉब्लम्स हैं। Which 5-year plan recognizes the importance of human capital? सेकेंड, फोर्थ, एट, सेवेंथ। तो सेकेंड चैप्टर में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 5-year प्लान इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें ह्यूमन कैपिटल की भी बात की गई थी। तो ऐसे कौन से प्लान में ह्यूमन कैपिटल का मेंशन किया गया है वो पूछ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 7th 5-year प्लान में ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। विच इंस्टीट्यूशन इज द प्राइमरी फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटीज? एनसीईआरटी, एआईसीटीई, आईसीएमआर और यूजीसी। हम यूनिवर्सिटीज को प्राइमरीली यूजीसी फंड करता है, विच इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। असर्शन, रीजन। असर्शन, फिजिकल कैपिटल इज टैंजिबल एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। रीजन, ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल। तो असर्शन एकदम सही है कि फिजिकल कैपिटल जो होता है उसे हम टच कर सकते हैं, वो टैंजिबल होता है और उसे मार्केट में सेल भी किया जा सकता है। और रीजन भी एकदम सही है अपनी जगह कि ह्यूमन कैपिटल इनटैंजिबल होता है, उसे टच नहीं किया जा सकता। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नेक्स्ट, द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज नैरोइंग। रीजन, एजुकेशन फॉर वुमेन नीड्स टू बी प्रमोटेड फर्दर। तो इधर भी हमारे दोनों असोसिएट रीजन अपनी अपनी जगह सही है, बट ध्यान से देखें तो रीजन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है असोसिएट को, क्योंकि हम स्टेटमेंट को एक बार बट लगा के करेक्ट करके देखते हैं। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज नैरोइंग, बट द एजुकेशन फॉर वुमेन नीड्स टू बी प्रमोटेड। हाँ, लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है मेल्स और फीमेल्स के बीच, बट एजुकेशन जो वुमेन के लिए होती है उसे और प्रमोट करना चाहिए। So both A and R are true and R is the incorrect explanation for A. Next, education for all is still a distant dream in India. The government withdraws the resources from the education sector whenever it wants. तो assertion एकदम सही है कि अभी भी कुछ लोगों के पास इंडिया में एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन रीजन एकदम गलत है क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी एजुकेशन को प्रमोट करती है, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करती है, वो लोग कभी भी ऐसे रिसोर्सेज विड्रॉ नहीं करते। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, investment in human education turns human resources into human capital, human development, human capital formation, physical capital. तो एजुकेशन अगर एक ह्यूमन बीइंग को मिलती है तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, वो इकोनॉमी के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर पाता है। नेक्स्ट, investment in education, health and migration are all sources of human capital, human development, human capital formation, physical capital. तो आपका आंसर होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन? इंक्रीजेस स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब एक पॉपुलेशन के पास पैसा ज्यादा है और दूसरी के पास कम है क्योंकि एक एजुकेटेड स्टैंडर्ड है और दूसरी एजुकेटेड नहीं है। रेजेस स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन रेट, डेवलप्स मेंटल डिसेबिलिटीज। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, ऑप्शन डी गलत है, एज इन कि एजुकेशन से मेंटल डिसेबिलिटीज नहीं डेवलप होती। सो दिस पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। So, what are the objectives of rural development? Increasing productivity of agriculture sector, generating alternative means of livelihood in rural sector, promoting education and health facilities in rural areas, all of the above. तो ये सारे ही ए बी सी ऑप्शन रूरल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशिएटिव्स टेकन फॉर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज? ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए ताकि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो सके? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एलिवेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो फिर से आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, when was the National Bank for Agriculture and Rural Development set up? 1962, 1972, 1982 और 1992। तो आपका आंसर होगा 1982। Next, which source of credit has helped to integrate the formal credit system into the overall rural, social and community development? Self-help groups, regional rural banks, commercial banks, land development banks।
तो आपका आंसर होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहाँ पे कुछ लोग एक ग्रुप में एंटर करते हैं, अपना कुछ रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मनी कलेक्ट करते हैं, फिर वो ऐसे बैंकिंग सेक्टर रीजनल रूरल बैंक्स या ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के पास जाके पैसा रेज करते हैं। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट हो गया है रूरल एरियाज में। Which term refers to a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution of different agricultural commodities across the country? Agricultural management, agricultural banking, agricultural diversification और agricultural marketing. तो इस टर्म को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट होता है मनी लेंडर्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स। तो आंसर होगा रीजनल रूरल बैंक्स, ये एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट मतलब ऐसे सोर्स जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं होते, तो मनी लेंडर्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और नन ऑफ द अबव। तो मनी लेंडर्स एक नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट, which Indian state has been hailed as a success story in the efficient implementation of milk cooperatives? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड। तो हमारा आंसर होगा गुजरात। अमूल मिल्क कोऑपरेटिव हम देख सकते हैं, विच इज अ वेरी फेमस मिल्क कोऑपरेटिव जो गुजरात में बेस्ड है। तो ऑप्शन बी, गुजरात इज योर राइट आंसर। The Golden Revolution was a period of high productivity in horticulture. So horticulture में जो डेवलपमेंट हुआ था उस पीरियड को गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड वाज, जो नाबार्ड हमने डिस्कस किया था, जो एक मेन यूनिट है जो रूरल क्रेडिट का सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सर्व्स एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी, कोऑर्डिनेट्स रूरल फाइनेंशियल मार्केट्स, financial activities, monitor and re-evaluate the refunded projects or all of the above. तो ये सारे ही functions नाबार्ड फॉलो करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। द सेक्टर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू 70 million small and marginal farmers is livestock, agro processing, अपना मंडी और फिशरीज। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है एग्रीकल्चर के अलावा जो 70 million स्मॉल फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है? तो आंसर आपको याद रखना है होगा लाइवस्टॉक। द काइंड ऑफ फार्मिंग विच डिपेंड्स अपॉन नेचुरली अकरिंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, फिशरीज और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द नेम। एम.एस. स्वामीनाथन ऑप्शन ए, नॉर्मन बोर्लिंग, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और नन ऑफ द अबव। So the father of Green Revolution was M.S. Swaminathan. Next, production of diverse variety of crops rather than a single crop is called diversification of production activity, diversification of crop production, diversification of employment or none of the above. तो आपका आंसर होगा diversification of crop production. Assertion reason. On an average, an Indian farmer gets just 60% of the price paid by the final consumer. Reason, the multiplicity of middlemen causes exploitation of farmers. तो assertion भी सही है कि जितना कंज्यूमर पैसा देता है उस क्रॉप के लिए, उसका सिर्फ 60% ही फार्मर को मिलता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में मिडल मैन होते हैं जो अपनी कमीशन ले लेते हैं कंज्यूमर से, इसलिए फार्मर्स को पूरा इनपुट नहीं मिल पाता उनके क्रॉप्स जो वो लोग सेल करते हैं। So both A and R are true and R is the correct explanation for A. Assertion, farmers cannot reach nearby market to sell their crops at fair prices. Reason, there is a lack of transportation available. So because there is a lack of transportation facilities, farmers cannot reach nearby and sell crops in the market so that they can gain a fair price for that. So both A and R are true and R is the correct explanation for A. Which apex body was set up to coordinate the activities of all institutions in the rural financing system? So option A NABARD, option B RBI, option C RRBS, option D SBI. तो आपका आंसर होगा NABARD option A. What are the benefits of organic farming? Organic farming वो होती है जो इकोलॉजिकली एंड बायोडाइवर्सिटी की प्रोसेसेस को यूज करके फार्मिंग की जाती है। So limited shelf life, labor intensive, limited off season crops, marketing issues. तो इसका बेनिफिट होता है कि ये बहुत लेबर इंटेंसिव होती है। ऑप्शन बी, इसमें लेबर का काफी यूज होता है। अ फार्मर वांट्स टू टेक क्रेडिट टू मीट हिज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन एग्रीकल्चरल इनपुट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशन ही मे अप्रोच फॉर क्रेडिट? तो आपका आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा हमने डिस्कस किया कि ये मेन बैंक है जो रूरल क्रेडिट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज वॉलेंटरी, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल और टेक्निकल। तो जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि जितनी उनके एजुकेशन लेवल है और नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब्स में एक मिसमैच है, उतनी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है जितने इंडिया में लोग हैं। तो इसे एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम कहते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड? नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, own and operate their own enterprises, receive wages on a regular basis by their employers, casually engaged in other individual enterprises। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनके खुद के ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंटरप्राइजेस होते हैं। नेक्स्ट, which of the following is a primary sector category? Mining, construction, trade, transport and storage. So the primary sector category is that category, where the resources are drawn from the earth surface itself. So इसका आंसर होगा आपका mining, option A. Next, agricultural laborers, farmers, owners of small enterprises which employ less than 20 workers are known as formal sector, informal sector, casual workers, regular workers। तो ऐसे सेक्टर को जहाँ पे 20 से भी कम लोग काम करते हैं उसे इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? नो पेड लीव, नो रेगुलर इनकम, नो एक्सेस टू ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उन्हें क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं? तो ये तीनों ही डिसएडवांटेजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Process of moving from self-employment and regular salaried employees to casual wage work is known as regularization of casual wage, casualization of workforce, non-salaried force और self-employed। तो आपका आंसर होगा casualization of workforce, option B. Next, which of the following facility is included in social infrastructure? बेसिकली जो सोसाइटी में लोगों की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, रोड्स एंड हाईवेज, हाउसिंग, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर से है क्वेश्चन। तो हाउसिंग एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which term is used for activities and facilities which serve as a support system for social and economic development of the country? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल। तो ये होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी एक्टिविटीज और फैसिलिटीज आ जाती हैं जो एक सोशल सिस्टम की तरह सर्व करती हैं फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ऑप्शन बी। There is an increase in demand for good quality infrastructure refers to social infrastructure, economic growth, modernization और human capital। तो आंसर होगा मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पे जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, एक मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट प्रेवलेंट हो रहा है, तो गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड की जा रही है, ऑप्शन सी। पावर जनरेटेड यूजिंग वाटर इज कॉल्ड एटॉमिक पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो एटॉमिक एनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। मॉर्बिडिटी क्या होता है? प्रोननेस टू फॉल इल, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, नन ऑफ द अबव। सो मॉर्बिडिटी होता है प्रोननेस टू फॉल इल। आप कितने वाल्नरेबल हो किसी इन्फेक्शन या किसी डिजीज को कैच करने के लिए, उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। फॉर लो इनकम कंट्रीज which of the following is not a basic infrastructure service? इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन और पावर। सो एक लो इनकम कंपनी के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन एक काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज है जो मिडिल इनकम या हाई इनकम कंट्रीज में ही अवेलेबल होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, व्हिच इज चैप्टर 9। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? ऐसा कौन सी काइंड ऑफ डेवलपमेंट है जो मॉडर्न टाइम्स में सपोर्ट की जाती है, प्रमोट की जाती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस टाइप की डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट उस तरह से की जाती है कि हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, उन्हें फ्यूचर जनरेशंस के लिए संभाल के
क्या प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करें। तो ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? डिफॉरेस्टेशन, राइज इन सी लेवल, वेस्ट जनरेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। पॉपुलेशन के इंक्रीज का ग्लोबल वार्मिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल सेटअप? 1964, 1974, 1984 और 1994। तो CPBC was set up in 1974. In which of the following layers of atmosphere is ozone present? ओजोन लेयर कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के? ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। और ये सारे ना बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको ईयर्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सजेशन दिया था कि आप एक टाइमलाइन बना के रख लीजिए, या फिर छोटे छोटे पॉइंटर्स काइंड ऑफ नोट्स बना लीजिए, वन लाइनर नोट्स। तो उससे आपकी एमसीक्यूज में काफी हेल्प होगी, बिकॉज आईआईटी इज मेजरली अबाउट लर्निंग। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्लोबल वार्मिंग इज entirely a natural phenomenon. Global warming is basically another term used for greenhouse effect. Global warming is the average increase in the temperature at Earth's surface. Global warming is caused by ozone depletion. तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को ऐसी स्टेटमेंट चूज करनी है जो ग्लोबल वार्मिंग को बेस्ट तरीके से जस्टिफाई करती है, एक्सप्लेन करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज द एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर एट अर्थ्स सरफेस। नेक्स्ट, बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट आर बर्ड्स, एयर, वाटर, लैंड। बायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं। एंड ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो इनमें से लिविंग एलिमेंट कौन है? बर्ड। सो बर्ड्स आर बायोटिक एलिमेंट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following is a cleaner and greener source of energy? Thermal power, atomic power, wind power और none of the above। तो आपका आंसर होगा विंड पावर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की नेचुरल विंड को यूटिलाइज करके एनर्जी फॉर्मुलेट होती है। तो ये क्लीनर और ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, absorptive capacity is defined as, absorptive capacity क्या होती है? ability of the environment to absorb degradation, resource generation within the assimilating capacity of the environment, average number of organisms present in an environment, minimum population surviving। So absorptive capacity वो capacity होती है environment की जितना level वो degradation यानी कि waste absorb कर सकती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। Absorptive capacity is the ability of the environment to absorb degradation or waste. Demand for resources after industrial revolution increased for both production and consumption. With the advent of industrial revolution, the demand of the growing population increased. So both A and R are true, and R is the correct explanation for A. So population increase हुई, so there was a need कि both production and consumption should be increased as well. So option A आपका correct answer होगा। Next, assertion, traditionally Indian people have been closer to the environment. Reason, with modernization people have drifted apart from the environment. So दोनों ही statements अपनी अपनी जगह सही है, but R is not the correct explanation for A, क्योंकि हम इन्हें connect करके देखते हैं। Traditionally Indian people have been closer to the environment, but with modernization people have drifted apart from the environment। तो हम बट लगा के कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट सेंस नहीं बना रहा, एज एन आर ए को जस्टिफाई नहीं कर रहा। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इनमें से ऐसा कौन सा तरीका नहीं है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव की जा सकती है? स्टिकिंग टू मेथड्स टू प्रमोट इनइक्वालिटी, spread of awareness, use of traditional practices, use of cleaner fuels। तो इनइक्वालिटी प्रमोट करने के मेथड्स पे नहीं फोकस किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो कंपोस्ट और लैंड डिग्रेडेशन। तो स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑप्शन डी लैंड डिग्रेडेशन नहीं काउंट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू? poor health of masses, global warming, illiteracy, rising population। तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है जो पूरी अर्थ फेस कर रही है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड?
to collect data relating to water pollution, to lay down norms for sewage emissions, to organize cleanliness drive to clean water and land, to organize comprehensive mass awareness programs against pollution. तो आपका आंसर होगा टू ले डाउन नॉर्म्स फॉर सीवेज एमिशंस. ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम नहीं होता. तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा. तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये आपके पिछले ईयर्स के CUET पेपर्स में आए हुए हैं. सो विल जस्ट ग्लांस थ्रू देम. So some scholars question the usefulness of India being a member of the Dash organization as a major volume of international trade among the developed nations. Identify the organization. World Trade Organization, United Nations, International Monetary Fund, also known as the IMF और World Bank. So basically India कौन सी organization का part था जिससे वो international trade में major dealing करता था? तो आंसर आपको याद रखना है WTO, World Trade Organization, option A. The predecessor organization to the World Trade Organization was, मतलब World Trade Organization से पहले जो organization exist कर रही थी उसका नाम क्या था? General Agreement on Tariffs and Trade, International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, World Bank. तो आपका आंसर होगा General Agreement on Tariffs and Trade, option A. So ये questions majorly theoretical थे, so you need to be very thorough and clear with your NCERT. So that was all for this video. I hope I've made all the questions clear. So in the next video we'll be continuing with macroeconomics. So please stay tuned for more such videos and please like, share and subscribe the channel in case you like the video. Thank you.